ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमने पर डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस क्या होगा। तो आपको याद होगा, मैंने ओवरऑल कैलकुलेट करके बताया था, r इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर बाई जेड था। इस प्रकार फिर मैंने स्पीड के बारे में बताया था कि 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू उसका उल्टा था, वो वहाँ पर z/n था। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब देखा था। साथ ही साथ ये भी जाना था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आज हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे और आज हमारा जो मेन फोकस होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, जिसका एक हिस्सा एक्सरे भी है। तो आज हम देखेंगे कि वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या है, यानी क्या वेवलेंथ रिलीज होगा, वो वेवलेंथ का क्या क्या रेंज हो सकता है, रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप हो सकता है पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, लाइमन्स रेज, बाल्मर्स रेज, पास्टन्स रेज। तो उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि लाइमन्स रेज के लिए वेवलेंथ का रेंज क्या होगा, बाल्मर के लिए या पास्टन के लिए या पी फंड या ब्रैकेट के लिए क्या होगा। हम ये सब बातें भी जानेंगे और उसका क्या रेंज है ये भी जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस रेंज में कौन सा आता है ये भी जानेंगे। तो ये सारी बातें आज के क्लास का मेन मुद्दा होगा। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन से। वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से यानी एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एक्सरे के रूप में रिलीज होता है। ओके, मान लीजिए कि कोई दो, मान लीजिए आप क्या क्या मानना चाहते हैं, N1 N2 मान लें क्या NP मान लें, क्या मान लें बोलिए आप लोग इच्छा से। N1 N2 मान लें, तो N1 N2 में किसको बड़ा मानना चाहते हो, 1 को कि 2 को? अच्छा 1 को, लेकिन 2 बड़ा रहता तो अच्छा होता नहीं? ठीक है, सपोज electrons migrate from higher energy state N2 to lower energy state N1. Therefore energy difference delta E equal to E2 माइनस E1, यानी डेल्टा E इक्वल टू, जब हम E2 का मान रखेंगे तो हम जानते हैं कि माइनस Z² E4 M डिवाइडेड बाय 8 ε0² n² H² माइनस इसका एनर्जी स्टेट होगा माइनस Z²। यहाँ पर E2 यानी N2 है तो यहाँ पर इस N को हम N2 बना देंगे। देख रहे हैं आप लोग, Z² E4 M डिवाइडेड बाई 8 ε0², यहाँ पर N1 में आ रहा है H²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस वाला को बाहर कर लेते हैं। Z² E4 M
बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर कर लेंगे, तो ये तो हमारा प्लस वाला हो गया ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि n2 बड़ा है n1 से, ठीक है। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि n2 बड़ा होगा तो इसकी तुलना में ये छोटा होगा, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ प्लस में आ रहा है हमको। अब डेल्टा एच बराबर, डेल्टा ई जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो ई बराबर एच नहीं होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एच इंटू फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे एच न्यू को, मैं थोड़ा सा अगर दिखाई दे तो मैं एक ही लाइन में दो लाइन कर लेता हूँ। एच न्यू हुआ हमारा ये डेल्टा ई, इसी को तोड़ देंगे तो क्या होगा, एच सी वाई लेमडा। तो हम यहाँ से अगर हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी जानना होता, सीधे फ्रीक्वेंसी जानना, तो हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 1/λ, इसी को हम लोग वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। 1/λ कितना होगा, जेड स्क्वायर E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये एच क्यू और ये c इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1/λ इज, यहाँ पर लेमडा वेवलेंथ है, हेयर लेमडा जो है वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ जानना हो तो यही सॉल्व करके लेमडा निकल जाएगा। देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जानना होता तो यहाँ से निकाल लेते, समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें तो जेड रखेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तब तो जेड का मान 1 हो जाएगा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं बाकी जो टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाकी टर्म्स मैं यहाँ जरा सेपरेट आउट कर देता हूँ। 1/λ इक्वल टू E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू सी, इसको हम जेड स्क्वायर को इधर कर दिए, आप देख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म है आपका, ये मैं इसे घेर देता हूँ यहाँ, ये हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। इस टर्म को हम लोग तो मोटा मोटे 1.1 कहते हैं, लेकिन 1.09 इंटू 10⁻+7 पर मीटर होता है, तो लेकिन हम लोग मोटा मोटे इसको 1.1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट, यानी RD रीडबर्ग कांस्टेंट इक्वल टू E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQC है। इसका मान मैंने जैसा कहा कि 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है। देख रहे हैं आप, ये होता है। तो 1/λ इक्वल टू ये हो गया हमारा, अभी तो हम रीड RD लिख देते हैं, RD का मान इतना है, इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारा आ गया। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट करके वेवलेंथ को जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जॉब कर रहा है और कौन से हम एटम के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर। ये वेव नंबर क्यों कहते हैं, अगर ये समझने की इच्छा हो रही हो तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ यहाँ। ये जो वेव होता है, तो आप पढ़े होंगे, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये हमारा वेवलेंथ है। तो कितना वेवलेंथ, इस प्रॉपर लेंथ में कितना वेवलेंथ प्रेजेंट होगा जानना हो तो उस लेमडा से भाग देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 मीटर में कितना वेव प्रेजेंट है, तो हर एक के वेवलेंथ से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 1/λ जो है वो वेव नंबर कहलाता है, इसे वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसे
लेमडा पर बार लगाते हैं। समझ रहे ना इसको? इसलिए हम कर सकते हैं तो अभी आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बात करते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये जो 1/λ है, ये वास्तव में क्या बताता है? मैं समझाया था आपको कि यूनिट लेंथ में, इकाई लंबाई में कितना वेव प्रेजेंट है। 1/λ डिनोट्स नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। It is called wave number of transition. Wave number of transition. ओके, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात शुरू करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब मैं स्पेक्ट्रम कहता हूं तो कहीं ना कहीं आपको वो स्पेक्ट्रम प्रकाश वाला दिमाग में घूमता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? वास्तव में मैं भी वही बात बोलता हूं। स्पेक्ट्रम जो हमने प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वर्ण क्रम जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें क्या था कि अलग अलग रंगों का एक क्रम मिला था, और वो क्रम किस आधार पर मिला था? तो उसके कलर के हिसाब से मिला था। और कलर मतलब और कलर जो है वो किस हिसाब से मिला था? वेवलेंथ के हिसाब से मिला था। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो वो कौन कौन वेवलेंथ मिलेगा, उसका क्या क्रम होगा, वही हम जानने जा रहे हैं। इसलिए नाम तो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करके आएगा। अभी आपने देखा है कि वो N1 N2 पर निर्भर करेगा। N1 N2 का मान अलग अलग होगा, तो स्वाभाविक है 1/λ यानी वेवलेंथ का मान अलग अलग होगा। और वेवलेंथ का मान अलग अलग होगा तो वो क्या सीरीज होगा, वो क्या क्रम होगा, वही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैसे क्या होता है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन एटम की भी बात कर रहे हैं फिलहाल। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन होता है कि नहीं? नहीं होता है। और पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक और बनाते हैं, छठा। देख रहे हैं आप? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यह और न्यूक्लियस है, Z = 1 है। अब देखिए ये हमारा N = 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हमारा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा हो, यानी 1 में आ रहा हो 2 से, कहीं से भी आ जाए 1 में, 2 से आए या उससे ऊपर से आए, इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी स्टेट से अगर 1 में आ रहा हो, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो, देख रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रिलीज होगा उसे हम बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज कहते हैं।
क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। यानी ये जो हमारा सीरीज है, ये सीरीज, मेरे पास तो जगह ही नहीं कि मैं उतना लिख पाऊँ, कहाँ लिखूँ, बाहर में दिखाई देगा लाइमन, लाइमन में एम एन होता है ना, सीरीज हो गया। ये देखिए इसी प्रकार 2 में अगर कहीं से जंप करके आ रहा हो, उसका हायर एनर्जी 2 में कहीं से, मतलब 2 में आएगा 3 से 4 से 5 से, और भी, तो क्या होगा ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये कहलाएगा बाल्मर सीरीज। कहाँ पर लिख, यहाँ पर लिख देता हूँ, सीरीज। देख रहे हैं, अगर 3 में आ रहा हो, ये क्या होगा, पास्चन, इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पास्चन। यहां दिखा रहे हैं इसको, इस पास्चन ऐसे ही। और इसको बोलते हैं ब्रैकेट, 4 में आ रहा हो कहीं से, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हो, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट। और अगर 5वां में आ रहा हो, ये हमारा कहलाता है पी फंड। तो ये हमारा सब नाम है कि किस में से किस में आएगा तो कैसा क्या होगा। इसको मैंने इस तरह से दिखाया, इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में भी दिखा सकते थे, जो मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए हमने अभी ये n = 1 है और इसका जो एनर्जी होगा E1, आप तो जानते हैं एनर्जी किसी कक्षा का जो होता है वो होता है -13 पॉइंट, मैं कहाँ पर लिख, यहाँ पर लिख देता हूँ, एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² / n²। उस आधार पर यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम Z क्या होगा, 1 होगा। तो Z का मान 1 होगा, तो पहला कक्षा जब n का मान 1 लेंगे तो क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम n का मान 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 से भाग पड़ेगा, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग। यानी देखिए इतना बड़ा गैप मान लेते हैं, n का मान हम 2 लेंगे तो एनर्जी जो हमारा हो जाएगा E2 हो जाएगा माइनस, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि यहाँ देखिए ना n का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 3 1 4 चौका 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बड़ा अंतर है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। अब देखिए अगर हम n का मान 3 ले लेंगे तो 3 3 तो क्या होगा, 9 का 9, 4 13, 9 5 45, यानी 1.5, यानी इसका आधा, यानी ये तो बहुत, ये तो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 10 का समझिए कि एक हिस्सा से थोड़ा ये हुआ, यानी लगभग इतना होगा। लेकिन ज़्यादा नज़दीक हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी बनाता हूँ, नहीं तो उतना मैं लिख भी नहीं पाऊँगा, कचरा हो जाएगा। थोड़ा कम कर देता हूँ, n = 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो E3 एनर्जी स्टेट हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर हम n का मान 4 ले लेते हैं 16 तो कितना हो जाएगा बताइए, इसके बहुत करीब हो जाएगा, ये बहुत करीब हो जाएगा। मैं ज़्यादा करीब दिखाऊंगा चित्र में तो लफड़ा होने लगा, देखते हैं घटते जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, 2 लगातार
कि कक्षाओं के बीच में एनर्जी का डिफरेंस घटते जाता, मैं लिखा था ना। N4 लेंगे, 16 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 16 का टेबल पढ़िए ना, 1696, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी 0. माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 85 हो जाकर करीब। ठीक से देख लो तुम लोग डिवाइड करके, गलती भी हो सकता है डिवाइड करने में, ठीक है। और अभी हमने 4 ले लिया था, 5 लेंगे तो क्या होगा, इसके बहुत नज़दीक आ जाएगा, मैं तो यहाँ लिख भी नहीं पाऊंगा। n का मान 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, E5 क्या हो जाएगा, 25 25 पंचे 100 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। और हम आगे नहीं बनाना चाहते हैं, और ये धीरे धीरे इसके बहुत नज़दीक आता चला जाएगा। अगला जो होगा वो n = 6 और नज़दीक होते जाएगा। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, बच रहा हूँ उससे। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आपको आ रहा है इसमें, इस कक्षा में। फर्स्ट ऑर्बिट में ये आपको हमने लाइमन सीरीज का दर्जा दिया है ऐसे। यहाँ पर हम लिख भी पा रहे हैं, वहाँ पर लिख नहीं पा रहे थे हम। ये हमारा लाइमन सीरीज है, कहीं से भी सेकंड में आ रहा हो जंप करके। ये हमारा क्या हो गया, सीरीज। और कहीं से आ रहा हो 3 में, क्या हो जाएगा, फास्ट चेन होगा। और कहीं से 4th में आ रहा हो, ये हमारा ब्रैकेट होगा। और कहीं से भी जंप करके ये हमारा होगा पी फंड। तो ये इस प्रकार का एक हमारा चेन है, देख रहे हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ दिखाया है। आप इसे 1 मिनट बना लीजिए, तब हम आगे सबका वेवलेंथ सब निकालेंगे। लाइमन के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए क्या होगा, पास्टन के लिए क्या होगा, सब बात करेंगे। इसी चीज़ को हमने इस रूप में दिखाया है। और यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस भी आपको दिखाया है, ताकि आपको देखने में, समझने में अंतर हो, सुविधाजनक हो ये डिफरेंस। आइए देखिए, लाइमन सीरीज क्या है, हम ये बात करते हैं यहाँ पर। लाइमन सीरीज देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से n = 1 में जंप करके आता है, यानी पहली कक्षा में जंप करके आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रिलीज होता है वो लाइमन सीरीज कहलाता है। When electronic transition takes place from higher energy level लिखते हैं N2 = 2 3 4 ... ये सब होगा टू लोअर टू सेल हायर टू एनर्जी लेवल 1 टू एनर्जी लेवल N1 = 1, then the corresponding wavelength is called Lyman series। कभी कभी होता है कि मुंह से हम बोलते हैं, लिखते कुछ रहते हैं,
तो देख लीजिएगा कहीं ऐसा नहीं ना लिखा गया, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल N2 है, या N2 का मान 2, 3, 4 ये सब हो सकता है कुछ भी, टू लोअर सब जोड़ दे अच्छा रहेगा नहीं, टू लोअर एनर्जी लेवल N1 इक्वल टू 1, ठीक है। देन द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। देखिए फॉर लाइमन सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 1 होगा एंड N2 इक्वल टू 2, 3, 4 डॉट 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 होगा, ठीक है। यानी 1/λ इक्वल टू हो गया, z का मान तो 1 ही होगा, रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 क्या था N1 स्क्वायर, यानी 1 का ये था ना हमारा फॉर्मूला, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये था ना। एक बार याद रखने के लिए हम ऐसे लिख दिए हैं। अब हम मान डाल देंगे, तो रीडबर्ग कांस्टेंट का मान कितना 1.1 लगभग 1.09 है, लेकिन हम लोग लगभग बोल देते हैं 1.17। आइए 1/1 माइनस 1/, अब N2 का स्क्वायर ये होगा, देख रहे हैं। अब N2 क्या होता आप जान रहे हैं, तो इसमें अगर N2 का मान ज़्यादा लोगे तो ये टर्म कम हो जाएगा, तो ये टर्म ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, यानी मिनिमम वेवलेंथ के लिए N2 का मान ज़्यादा होना चाहिए। फिर से गड़बड़ा दिया छड़ा बोल के पीछे से, समझिए N2 का मान ज़्यादा लेंगे तो ये टर्म कम हो जाएगा, समझिए ठीक से, ये कम होगा तो ये टर्म चूँकि ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो 1/λ है ना, लैम्डा कम हो जाएगा, यानी लैम्डा मिनिमम के लिए n का मान ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, फॉर लैम्डा मिनिमम N2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो N2 इन्फिनिटी होगा तो लैम्डा मिनिमम आएगा, यानी लाइमन सीरीज का सबसे कम जो वेवलेंथ होगा दैट इज 1/λ मिनिमम बराबर 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। एक बार इन्फिनिटी क्या होगा 0, यानी अब देखिए इसीलिए 1/λ मिनिमम इक्वल टू 1.09 10⁻⁷, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम बराबर 1/1.09 गुना 10⁻⁷। इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इसको 10% को ऊपर ले जाएंगे फिर भाग देंगे, तो ये लगभग 914 एंगस्ट्रम क्या आता है। ये भाग दे करके जो आपको आ जाएगा ये 912 एंगस्ट्रम आता है, तो ये जो भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 912 एंगस्ट्रम। ये यानी लाइमन सीरीज में कम से कम वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रम का निकलेगा, कोई दिक्कत। और मैक्सिमम बात करें फॉर लैम्डा मैक्स n इक्वल टू क्या होगा 2, तो n इक्वल टू 2 लीजिएगा, N2 इक्वल टू 2 लीजिएगा तो क्या होगा 1/λ मैक्स इक्वल टू 1.09 गुना 10⁻⁷। लोग 1.1 लिखता है, हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1.09 10⁻⁷, दूसरा 4 क्या होगा 3/4, यानी लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा 3 उल्टा हो जाएगा ना 4/3 गुना 1/1.09 10⁻⁷। याद रखना है हमेशा कि 1/, रीडबर्ग कांस्टेंट 912 एंगस्ट्रम होता है, देख रहे हो ना। उसको 912 को गुना करोगे 4/3 से तो ये आ जाएगा लगभग लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा वो 1214 एंगस्ट्रम, 1214। एक बार देख लेता हूँ मैं, ये कंफर्म कर लेता हूँ 1214 ही गुना करके आता है कि नहीं।
वैसे आप इसको गुना करके 4/3 से देख सकते हैं, 1214 नहीं 1216 सॉरी 1216 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार से लाइमन रिज के लिए कम से कम कितना वेवलेंथ और अधिक से अधिक कितना होगा निकल गया है। इसी प्रकार हम बाल्मर, पास्चन इस सब के लिए बात करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और आज यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम इससे आगे का चीज़ सब बाकी देख लेंगे। कोई दिक्कत?